हाइड्रोलॉजी का नया चैप्टर गुप्ता एंड गुप्ता से। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका डिटेल्स सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग बटर मे बी यूज्ड फॉर रोलिंग लैंड। कह रहा है कि रोलिंग लैंड के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो हम लोग रोलिंग लैंड के लिए देखते हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो रोलिंग लैंड के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग, दैट इज ए। तो एक का ये हो गया। इसमें फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक है, ये इसका आंसर होगा। इसका डिटेल्स देखते हैं। तो बॉर्डर फ्लडिंग होता क्या है। बॉर्डर फ्लडिंग में जो लैंड होता है वो डिवाइड रहता है लेवीज से, दैट इज हिमालय जाए मैन कनाल हो गया, यहाँ से इसको लेवीज से डाइवर्ट कर दिए, यहाँ से आउटलेट रहता है, ये मेन कनाल हो गया, यहाँ से वाटर जाएगा, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, इसको बॉर्डर बोलते हैं। और ये फील्ड हो गया मेरा, इससे वाटर जाएगा। ये बॉर्डर बन रहा है जो दूसरे फॉर्म में रोलिंग लैंड में एक जगह से दूसरे जगह वाटर जाने में रोकता है। स्लोपिंग एरिया का कंट्रोल होता है, जिससे क्रॉप को आसानी से इरिगेट किया जा सकता है। इसमें जो मैक्सिमम एरिया होता है इरिगेशन का, ये मैक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एफ, वेर एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। एफ एरिया जो होगा, मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड बाय दिस मेथड इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइड बाय इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इस तरह से हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग को देखें। नेक्स्ट है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होता है। चेक फ्लडिंग जो होता है ये सिमिलर है फ्री चेक फ्लडिंग और फ्री फ्लडिंग दोनों लगभग सिमिलर है। ये इसमें जो होता है वाटर कंट्रोल में रहता है। चेक फ्लडिंग जो होता है वाटर कंट्रोल में रहता है। जैसे ये मेन हो गया कनाल, यहाँ से इस तरह से लीवेज बना देता है, इसको जोड़ देता है, यहाँ पर मेरा आउटलेट हो गया, इस तरह से इसमें लीवेज बना हुआ रहता है, इसको जोड़ दिया जाता है, ये मेरा फील्ड हो गया। इसमें मेन पॉइंट ये है कि चेक फ्लडिंग में जो वाटर है वो कंट्रोल में रहता है बाय द सराउंडिंग द चेक एरिया विथ लेवेज। जो चेक लेवलिंग में जिसका वाटर है कंट्रोल किया जाता है अलग अलग बाउंड्री बना करके, दैट इज इसको लीवेज बोलते हैं। इस तरह से चेक फ्लडिंग देखे। फैरो इरिगेशन क्या होता है। इसको फैरो इरिगेशन होता है वैसा इरिगेशन, फैरो मीन्स होता है वैसा इरिगेशन जो चैनल के फॉर्म पे इरिगेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रॉप रहता है और यहाँ पे सिंचाई किया जाता है चैनल में। तो फैरो आर स्मॉल पैरेलल चैनल मेड टू कैरी वाटर फ्रॉम इरिगेशन। फैरो होता है स्मॉल चैनल होता है जो पैरेलल फॉर्म में होता है, इसी से सिंचाई किया जाता है। इस तरह से रहेगा, यहाँ पे मेरा क्रॉप रहता है और इसमें वाटर फिल किया जाता है। इस तरह से हो गया। फ्री फ्लडिंग सिमिलर होता है। फ्री फ्लडिंग में इसमें कोई भी वाटर का कंट्रोल नहीं रहता है। फ्री फ्लडिंग होता है वैसा वैसा फ्लडिंग जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सिमिलर यहाँ से वाटर आया, ये मेन कनाल हो गया, ये सब्सिडरी हो गया, यहाँ से आउटलेट रहेगा, इसमें पानी आएगा, ये मेरा फील्ड इरीगेटेड होगा।
तो फ्री फ्लडिंग में इसका वाटर का कंट्रोल नहीं रहता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। फ्री फ्लडिंग में वाटर का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। ये भी यूज होता है स्लो फ्लड के लिए। इस तरह से हम लोग चारों क्वेश्चन ऑप्शन देखें, लेकिन इसका ऑप्शन जो हो गया रोलिंग लैंड के लिए हम लोग कौन सा इरिगेशन यूज करते हैं, बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, if the electrical conductivity of water in the between 250 to 750 micromole per centimeter at 25 डिग्री सेल्सियस, then it's classified as। इस सेलिनिटी से रिलेशन पूछ रहा। तो सेलिनिटी में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा नंबर, if the electrical conductivity of water is in between 250 to 750 micromole per centimeter at 25 डिग्री सेल्सियस, then it's classified as। सेलिनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो सेलिनिटी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। सेलिनिटी मीन्स द साल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन वाटर। सेलिनिटी मीन्स साल्ट कंसंट्रेशन जो है, साल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन वाटर। इट इज मेजर इन, इसको पीपीएम में मेजर किया जाता है। इसको पीपीएम में या एमजी पर लीटर में मेजर किया जाता है। साल्ट कंसंट्रेशन is generally measured by determining the electrical conductivity of water। जो रेंज दिया हुआ है, इस रेंज के लिए एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। और टेबल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस इन माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर, फर्स्ट नंबर पे है। तो इसका जो क्लास होगा, इसका क्लास देख लेते हैं कौन कौन क्लास में आता है। तो पहला क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 250 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर लेस देन 250 है तो ये होता है लो सैलिनिटी वाटर। अगर 250 से ग्रेटर है और 750 से लेस है तो ये होता है मीडियम। 750 से ग्रेटर और 250 से लेस है तो ये होता है हाई। और अगर ग्रेटर देन 2250 में से 2250 से ग्रेटर होता है तो ये वेरी हाई होता है। जो वेरी हाई होता है वो हम लोग कोई भी इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स नॉट यूज्ड इन इरिगेशन पर्पस। इसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। तो हम लोग देखें इसका टेबल जो है, सबसे पहले 250 से कम, 250 से 750, 750 से 2250 और 2250 से ग्रेटर। ये हो गया लो, ये हो गया मीडियम, ये हो गया हाई, ये हो गया वेरी हाई। चारों। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 250 से 750 के बीच में, तो मीडियम होगा। इस तरह से मेरा आंसर जो हो गया वो बी हो गया, दैट इज मीडियम सैलिनिटी। अगर 250 से लेकर 750 तक के है तो मीडियम सैलिनिटी में आएगा। सैलिनिटी जो है मेजर किया था पीपीएम में। सैलिनिटी मीन्स द साल्ट कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट जो होता है मोहो पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो द proportion of sodium ion present in soil is measured in सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जब प्रेजेंट रहता है, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉइल, दैट इज सोडियम, इसी को मेजर करते हैं। जो सोडियम का परसेंटेज है, सोडियम आयन का परसेंटेज है जो सॉइल में प्रेजेंट है, उसी को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ACR, इसका फॉर्मूला होता है ACR इज इक्वल टू सोडियम ऊपर में रहता है अंडर स्क्वायर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2, दैट इज C। इस तरह से इसका आंसर, ये फॉर्मूला है ACR का, ACR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं इसका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का एक ये होता है, क्या बोलता है इसको, डाटा होता है। तो इसका टेबल है ACR का वैल्यू, अगर ACR का वैल्यू क्लास अगर देख लेते हैं तो 0 से 10 के बीच में है, 10 से 18 के बीच में, 18 से 26 के बीच में, और ग्रेटर देन 26। तो ये लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, 4 क्लास होता है। 0 से 16 के बीच में उसको लो बोलते हैं, 10 से 18, 18 से 26 और ग्रेटर देन 26। ग्रेटर देन 26 जो होता है, अगर ग्रेटर देन 26 का जो ACR का वैल्यू है 26, नॉट यूज्ड इन इरिगेशन, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है। जो वैल्यू ग्रेटर होता है 26 से, ACR का वैल्यू अगर ग्रेटर है 26 से तो इसका वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर इमेजर दिया हुआ, डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है मेरा, द वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर। हाई सोडियम, हाई सोडियम के लिए भी बताए थे। हाई सोडियम के लिए ये हो गया 0 से 16 लो, 0 से 10 लो, 10 से 18 मीडियम, 18 से 26 हाई, 26 से 34 या ग्रेटर देन 26 वेरी हाई। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, जो कौन सा पूछ रहा है हाई के लिए, तो हाई के लिए C हो जाएगा। 18 से 26 के बीच में लाज करेगा, उसको बोलते हैं मीडियम, हाई, सॉरी हाई, लो, मीडियम, हाई, लो, मीडियम, हाई। इसको बोलेंगे लो, इसको बोलेंगे मीडियम, इसको बोलेंगे हाई, इसको बोलेंगे वेरी हाई। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ACR का रेंज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग का ऑप्टिमम डेप्थ कितना होता है? कोर वाटरिंग क्या होता है? कोर वाटरिंग वैसा वाटरिंग होता है, वैसा वाटर जो किसी भी क्रॉप को कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है तब किया जाता है। इसका डिफिनीशन होता है द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर the crop have grow a few centimeter। जब कोई क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाई हो जाता है, मीन्स सेंटीमीटर इसका ग्रोथ हो जाता है, तब वाटर किया जाता है। उस वाटर को कोर वाटरिंग कहते हैं। और जितना किया जाता है जिस डेप्थ, उस डेप्थ को कोर डेप्थ बोलते हैं।
कोर डेप्थ कोर वाटरिंग। तो इस क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस। राइस के लिए कोर वाटरिंग का डेप्थ 190 mm होता है, 190 mm। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछ रहा है इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम मिली इक्विवेलेंट में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सोडियम कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ, मैग्नीशियम दिया हुआ पर लीटर। क्या पूछ रहा है? पर लीटर रिस्पेक्टिवली क्लासिफाइड एज सोडियम लो सोडियम है कि मीडियम सोडियम है, तो एसीआर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे एसीआर निकालने के लिए एसीआर का एक फॉर्मूला होता था सोडियम अंडर स्क्वायर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2। इसी फार्मूला पे हम लोग पुट करते हैं। तो सोडियम दिया हुआ है मेरा 20 अंडर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सोल्व करते हैं तो मेरा आ रहा है 14.14 14.14 10 से 18 के रेंज में आएगा। 10 से 18 जो होता है मेरा, अभी हम लोग पढ़े थे 10 से 18 मीडियम में होता है, 10 से 18 मीडियम के लिए होता है। तो 10 से 18 मीडियम दैट इज 10 से 18 मीडियम में जाएगा तो 6 का बी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, उसी फॉर्मूला पर बैठा करके इसको सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन डर्टी इन हेक्टेयर क्यूमेक। डर्टी का जो एसआई यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है। डेप्थ डेल्टा इन मीटर एंड बेस पीरियड बी इन डे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि डर्टी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है और बेस पीरियड क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ड्यूटी। ड्यूटी किसको कहते हैं? इट इज द रिलेशन बिटवीन, ड्यूटी जो होता है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड एरिया इरिगेटेड पर हेक्टेयर इन 1 क्यूमेक। एरिया इरिगेटेड इन हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर दैट इज नोन एज डर्टी। यानी हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसका हेक्टेयर होता है। डर्टी ऑफ द वाटर इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉप। तो डी का सिंपल फार्मूला होता है ए डिवाइड बाई क्यू, या एरिया इरिगेटेड पर क्यूमेक ऑफ वाटर पर क्यूमेक ऑफ soil discharge running for a base period बी। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जो होता है द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर टू ग्रो ए क्रॉप इन बेस पीरियड बी। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर किसी क्रॉप को टोटल ग्रो करने के लिए कितना वाटर डेप्थ की रिक्वायरमेंट होता है उसका बेस पीरियड में, उसी को डेल्टा कहते हैं। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड होता है किसी क्रॉप, जब किसी क्रॉप को सो करने के बाद सोन करने के द बेस पीरियड होता है, द बेस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। मीन्स हार्वेस्टिंग अगर इस यहाँ पर हुआ है, इस टाइम पे हार्वेस्टिंग हुआ क्रॉप का, इस पर इस पॉइंट पे, इस पीरियड पे किसी क्रॉप को सो किया गया है, इस पॉइंट पे किसी को हार्वेस्ट किया गया है। तो इस पीरियड को द पीरियड बिटवीन sowing of a crop and harvesting of that crop is known as crop period. इस पीरियड पे the period between sowing the crop and harvesting the crop is known as crop period, and the
period between the first watering of crop after sowing and the last watering of the crop after before harvesting is known as crop base period. तो ये बेस पीरियड हो गया, एक क्रॉप पीरियड हो। क्रॉप पीरियड फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक के टाइम को बोलते हैं बेस पीरियड। फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग तक के पीरियड को बोलते हैं बेस पीरियड। एंड द जिस टाइम पे किसी फसल को बोया जाता है और जिस टाइम पे उस फसल को काटा जाता है, उस बीच के पीरियड को क्रॉप पीरियड कहते हैं। क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली ग्रेटर देन बेस पीरियड। तब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन डर्टी एंड डेल्टा एंड बेस पीरियड बी। एक रिलेशन होता है, डर्टी इज इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई डेल। 8.64 है तो ये डेल्टा जो है ये मीटर में है और बेस पीरियड जो है वो डेज में है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा 8.64 बी बाई डी, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, द डर्टी इज लार्जेस्ट। डर्टी लार्जेस्ट कहाँ पे होता है? डर्टी जो होता है, डर्टी जब हम लोग अभी फॉर्मूला देखें, डर्टी इज इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज। जैसे जैसे फील्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे फील्ड की ओर बढ़ते हैं, डिस्चार्ज मेरा कमते जाता है। डिस्चार्ज कमता है तो डर्टी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं डर्टी in field is slightly greater than dirty in head of canal या head of water course। फील्ड का जो डर्टी होता है वो ग्रेटर होता है इन कंपेयर टू वाटर कोर्स, हेड ऑफ द मेन कनाल एंड अदर प्लेसेस। इस तरह से इसका ऑप्शन जो देखते हैं, द डर्टी इज लार्जेस्ट। डर्टी इज लार्जेस्ट कहाँ पे होगा? ऑन द फील्ड। डर्टी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड, बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, डर्टी का जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए बाई क्यू। जैसे जैसे फील्ड की ओर जाएगा डिस्चार्ज का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो डिस्चार्ज का कमेगा, डिस्चार्ज कमेगा तो एरिया ये डर्टी इंक्रीज करेगा तो डर्टी इन फील्ड इज ग्रेटर देन अदर प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज डर्टी इज हेड ऑफ। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर जो होता है, जिस आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर वाटर कोर्स पॉइंट पे जो ड्यूटी का वैल्यू होता है उसी को आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कहते हैं। तो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स। वाटर कोर्स पर जो ड्यूटी का वैल्यू होता है उसको आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से नॉन का सी हो गया एट द वाटर कोर्स। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट वाटर कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर। 10th नंबर कहाँ गया? 10th नंबर देखते हैं, तो कोर डेप्थ ऑफ वाटर। कोर डेप्थ दिया हुआ है 190 mm, कोर पीरियड दिया हुआ 14 mm। आउटलेट फैक्टर बोले तो हमको डर्टी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डर्टी का फॉर्मूला सिंपल सा 8.64 बी दिया हुआ बेस पीरियड और कोर डेप्थ दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 190 हो जाएगा। 190 mm है तो 0.19 mm और बेस पीरियड कितना दिया हुआ है 14 डेज, तो इनको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 6.63। ये हेक्टेयर पर क्यूमेक में आएगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक में आएगा। हेक्टेयर पर क्यूमेक 6.63 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो इस तरह से मेरा आंसर जो लगभग इक्वल आ रहा है
636, that is 6A. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 11th नंबर. For supplying water to Rabi crop, Kharif crop, sugarcane, the channel is designed for capacity equal to the greater of the water requirement. रबी क्रॉप या शुगर क्रोन ले लो या फिर खरीफ ले लो और ये ले लो. मीन्स रबी प्लस शुगर केन या खरीफ प्लस शुगर केन, ये दोनों में जो ग्रेटर होगा उसी को वाटर रिक्वायरमेंट बोला जाता है. दैट मीन्स कहने का मतलब है रबी एंड शुगर केन या रबी एंड शुगर केन, रबी या शुगर केन, रबी एंड शुगर केन एंड खरीफ एंड शुगर केन, दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसी को हम डिजाइन पीरियड मान सकते हैं. तो इस तरह से आंसर मेरा सी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर. 12th नंबर क्या कहता है? 12th नंबर क्या कहता है? द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, द रेशियो ऑफ the quantity of water stored in root zone to the quantity of water actually delivered the field. तो इफिशियंसी हो जाएगा ये रूट जोन में कितना स्टोर हुआ वो V2 डिवाइड बाई V1, दैट इज. तो ये एप्लीकेशन इफिशियंसी होता है. इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वाटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट इज अवेलेबल इन सोन मेनली इन द फॉर्म ऑफ, वाटर जो होता है जो वाटर होता है प्लांट के लिए जो अवेलेबल होता है यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, जो प्लांट यूज करता है वाटर को, उस वाटर को क्या कहते हैं? उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं. इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट. तो इस तरह से मेरा 12 का आंसर हो गया वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी. और 13 का आंसर हो गया, 13 का आंसर हो गया मेरा कैपिलरी वाटर. इस तरह से एक और है, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इफिशियंसी का, इफिशियंसी 4 तरह का होता है. यहाँ पे कन्वेंस इफिशियंसी क्या होता है? कन्वेंस इफिशियंसी होता है वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, water delivered to the field and the actual water delivered by reservoir into 100. जो रिजर्वायर से जो आया फील्ड में जो आया उसका और रिजर्वायर से जो आया वो दोनों का रेशियो जो होता है उसी को बोलते हैं कन्वेंस इफिशियंसी. तो ये हो जाएगा वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू द एक्चुअल वाटर डिलीवर्ड बाय रिजर्वायर इनटू 100. एप्लीकेशन एफिशिएंसी देखें हम लोग. एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है? डिलीवर टू द रूट जोन एंड टू द रूट जोन में कितना स्टोर हुआ वो और V1 जितना ये वाटर फील्ड में आया इनटू 100. इससे हम लोग देख लेते हैं सिंपल इसका डायग्राम फॉर्म में. अगर मान लिया जाए ये रिजर्वायर है मेरा, ये रिजर्वायर है, यहाँ से वॉल्यूम V1 गया चैनल के थ्रू, ये मेरा फील्ड है. फील्ड पे आते आते ये V1 हो गया, स्टोर हुआ V2 से, V2 स्टोर हुआ. तो जो V1 आउटपुट हो गया V1 बाई V इंटू 100 इज कॉल्ड कन्वेंस इफिशियंसी. और आउटपुट स्टोर जितना हुआ V2 डिवाइड बाय जितना डिलीवर्ड फील्ड में आया V1 इंटू 100, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन इफिशियंसी. नेक्स्ट देखते हैं, एक है
वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है? वाटर यूज्ड कंजम्पटिवली, जितना कंज्यूम कर रहा है वाटर, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर कंज्यूम टू द वाटर डिलीवर। मान लिया जाए एक क्रॉप है, ये क्रॉप है मेरा, ये वाटर कंज्यूम कितना कर रहा है वो, दैट इज मान लिया जाए एक्स कंज्यूम कर रहा है, और वाटर डिलीवर कितना हुआ वो V1 हो रहा था। तो बट इट इज द वाटर यूज इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी होगा रेशियो ऑफ वाटर यूज्ड consumed water used consumptively to the water delivered in the field, water consumed divided by water delivered into 100, इसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। नेक्स्ट होता है, एक होता है वाटर स्टोर इफिशियंसी। वाटर स्टोर इफिशियंसी क्या होता है? वाटर स्टोर इफिशियंसी होता है द वाटर स्टोर इन रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन, द वाटर नीडेड इन द रूट जोन। स्टोर जो हुआ इफिशियंसी, स्टोर वाटर स्टोर इन रूट जोन, स्टोर इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर नीडेड, वाटर स्टोर रूट जोन में कितना स्टोर हो वो इंटू वाटर नीडेड, इसको बोलते हैं वाटर स्टोर इफिशियंसी। नेक्स्ट पे आते हैं, एक होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस बाई डी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। तो यहाँ पर जो है डी जो है वो मीन है, डी जो है उसको मीन बोलते हैं। एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज डेप्थ ड्यूरिंग इरिगेशन। तो डी जो निकलेगा, डी बराबर एवरेज डेप्थ, तो समेसन ऑफ, अगर एक्स डाटा दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, और बाई जो होता है, बाई जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो समेसन ऑफ एक्स आई माइनस डी डिवाइड बाई एन, बाई बराबर डी बराबर जो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में डी एवरेज डेप्थ होता है, तो इसको मीन निकाल लेते हैं या मीन डेप्थ बोल सकते हैं। टोटल डाटा मतलब मीन निकालना है इससे। और बाई जो होता है एब्सोल्यूट डेप्थ होता है। एब्सोल्यूट डेप्थ निकालने के लिए सिंपल बाई निकालते हैं एक्स माइनस डी डिवाइड बाई एन, इसी का समेसन करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर आते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। वाटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट इज अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो वाटर जो यूज हो रहा है प्लांट के द्वारा वो किस फॉर्म में यूज करते हैं? वो कैपिलरी फॉर्म यूज करते हैं, कैपिलरी वाटर की यूज करते हैं। अब इसका देखते हैं ग्रेविटी वाटर क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द evapotranspiration needed of the crop during its full growth is called, तो इस सब भी देख, यहाँ पर 4 डिफिनीशन है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। कंजप्टिव रेनफॉल क्या होता है, कंजप्टिव यूज क्या होता है, और ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर, सबका डिटेल्स हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा था सॉइल वाटर कितने तरह का होता है और प्लांट जो है कौन सा वाटर यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो सॉइल वाटर में भी क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 3 कैटेगरी। सॉइल जो है 3 कैटेगरी का होता है। ग्रेविटेशनल सॉइल वाटर जो है वो 3 तरह का होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर देखते हैं इसका, कैपिलरी वाटर,
और थर्ड नंबर है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इसको पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है, ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है नॉट हेल्ड सॉइल, ये सबसे अपर लिमिट होता है ये वाटर का। इम्परमेबल बैरियर के द्वारा ये हार्ड वाटर टेबल का जस्ट नीचे वाला लेयर होता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। मेन हम लोग का इम्पोर्टेंट है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो होता है, it is that the water which is retained in the soil after the gravitational water has drained off from the soil। जहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर खत्म होता है वहाँ से कैपिलरी वाटर का लेयर शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैपिलरी वाटर इज हेल्ड, कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल बाय सरफेस टेंशन। जो है सरफेस टेंशन के वजह से ये कैपिलरी वाटर का यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूस किस फॉर्म में होता है? कंटिन्यूस फिल्म अराउंड द सॉइल। सॉइल के चारों तरफ एक फिल्म के फॉर्म पे, सॉइल के चारों तरफ फिल्म की तरह, एक सरफेस टेंशन की वजह से एक फिल्म की तरह एक पतला लेयर बना होता है। इसी फॉर्म में कैपिलरी वाटर प्रेजेंट रहता है। द कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसमें एक्शन रहता है। द प्लांट रूट, यही क्वेश्चन था मेरा। द प्लांट रूट ग्रेजुअली एब्जॉर्ब द कैपिलरी वाटर। प्लांट रूट जो है, क्रॉप का जो रूट है, वो कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करता है? कैपिलरी वाटर। विच दस कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट ग्रोथ। यही वाटर जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। द कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो डिजाइन एज अवेलेबल वाटर। इसी को अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। अवेलेबल वाटर, the water content in the soil corresponding to permanent building point constitute the lower limit of the capillary water। जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है सॉइल का, वो कैपिलरी वाटर का लोअर लिमिट होता है। कैपिलरी वाटर का अगर देखा जाए, यहाँ तक कैपिलरी वाटर है तो इसका लोअर लिमिट जो हो गया वो हो जाता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट अपर लिमिट इसका जो था, और इसका ऊपर होता है ग्रेविटेशनल वाटर। इस ग्रेविटेशनल वाटर का लोअर लिमिट जो होता है वो कैपिलरी वाटर का अपर लिमिट होता है। इसके नीचे होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर नेक्स्ट देखते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या कहता है? इट इज दैट वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल ऑफ ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमोसफियर and is held as very thin film on the surface of the soil particle due to adhesion and attraction। ये adhesion और attraction की वजह से एक thin film के फॉर्म में soil surface पे प्रेजेंट रहता है। below the permanent building point the soil contains only hygroscopic water। जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के नीचे का जो लेयर होता है, below the permanent building point, below the permanent building point the soil contains only hygroscopic water। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के नीचे जो वाटर होता है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए सॉइल का सबसे लेयर हो गया, तो ऊपर का जो लेयर हो गया, बीच का हो गया, और नीचे ये हाइग्रोस्कोपिक हो गया, ये कैपिलरी हो गया, ये ग्रेविटेशनल हो गया। ये रूट जोन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो वाटर है रूट जोन की, ये पॉइंट जो हो गया परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इसके नीचे जो वाटर होता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, और ग्रेविटेशनल वाटर का लोअर लिमिट है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, ग्रेविटेशनल वाटर का लोअर लिमिट ये हो गया। इस तरह से हम लोग 13 नंबर का देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं
14th नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या कहता था, इसमें पूछ रहा था कि इफेक्टिव इरिगेशन क्या होता है। तो इफेक्टिव इरिगेशन के अलावा और बहुत सा टर्म है इरिगेशन में जिसको हम लोग देखते हैं। इफेक्टिव इफेक्टिव रेनफॉल था, सॉरी इफेक्टिव रेनफॉल किसे कहते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल वैसा रेनफॉल होता है जिस टाइम, वैसा रेनफॉल जो किसी क्रॉप के ग्रोथ के समय पे रेनफॉल होता है। का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इफेक्टिव रेनफॉल इज द पार्ट of precipitation, it is the part of precipitation falling during the growth period of crop। ग्रोथ पीरियड के समय पे ग्रोथ पीरियड के समय क्रॉप के ग्रोथ पीरियड के समय जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। दैट इज अवेलेबल टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड टू द क्रॉप। ये क्रॉप के द्वारा जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है उसके लिए ये ज़रूरत होता है। इफेक्टिव रेनफॉल इज दैट पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ द क्रॉप दैट इज अवेलेबल टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड टू द क्रॉप। इफेक्टिव रेनफॉल वैसा रेनफॉल है जो क्रॉप के ग्रोथ पीरियड के समय प्रेसिपिटेशन होता है या रेनफॉल होता है। नेक्स्ट हम रखते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। CIR क्या है? CIR क्या है मेरा? CIR जो होता है, CIR जो होता है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड, इसका डिफिनीशन है CIR इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट इवेपोट्रांसपिरेशन। जितना वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है नीड टू द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। इतना वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए ज़रूरी होता है उस वाटर को ही कंजप्टिव यूज कहते हैं या कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। कंजप्टिव इरिगेशन का मतलब होता है कंजप्टिव यूज के लिए जो भी वाटर का ज़रूरत है उसी को कंजप्टिव इरिगेशन कहते हैं। तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है को टोटल कंजप्टिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। मतलब रेनफॉल उस पीरियड में होता है, इफेक्टिव रेनफॉल उस पीरियड में होता है जिस पीरियड में वो क्रॉप ग्रोथ करता है। और कंजप्टिव इरिगेशन हो गया जितना वाटर उसके अलावा जितना ज़रूरत होता है। तो CIR इज इक्वल टू CU माइनस RE कंजप्टिव यूज माइनस कंजप्टिव यूज। CU हो गया कंजप्टिव यूज, RE हो गया इफेक्टिव रेनफॉल। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। NIR क्या कहता है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड एट द प्लॉट to meet the evapotranspiration needs of the water as well as other needs such as leaching। ये कह रहा है कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट वैसा होता है, वैसा वाटर जो इवेपोट्रांसपिरेशन के अलावा और लॉस में जो ज़रूरत होता है उस वाटर को हम लोग नेट इरिगेशन कहते हैं। उसके अलावा जो भी ज़रूरत होता है जैसे CIR प्लस अगर NIR का देखा जाए, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट देखा जाए तो CIR कंजप्टिव इरिगेशन हो गया प्लस में और लॉसेस जो हो गया, लीचिंग में लॉस हो गया और बहुत तरह का लॉस जो हो गया, उस तरह से जो टोटल इक्वल उसके अलावा उसके वजह से जितना वाटर का ज़रूरत है उसको हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला अगर बनेगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट CU कंजप्टिव यू, ये तो हो गया मेरा CIR कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस वाटर लॉस्ट इन डीप पर्कुलेशन द पर्पस ऑफ लीचिंग हो गया। और डीप पर्कुलेशन में और जो भी लॉसेस होता है उसके वजह से जितना रिक्वायरमेंट और चाहिए वाटर का वो प्लस CIR कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जो है दोनों मिलाकर जो ज़रूरत हुआ उसको नेट इरिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होता है ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट टू द एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंस इफिशिएंसी। अप्लायंस इफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूम स्टोर इन रूट जोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड। एप्लीकेशन इफिशिएंसी जो होता है वॉल्यूम स्टोर इन रूट जोन डिवाइड बाय
वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड इंटू 100, ये एप्लीकेशन इफिशियंसी होता है। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ग्रॉस इरिगेशन से ग्रॉस मीन्स टोटल हो गया। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज द सम ऑफ वाटर required to satisfy the field irrigation requirement and the water loss, conveyance losses in distribution up to the field। जो होता है नेट नेट इरिगेशन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जितना फील्ड के लिए इरिगेशन का ज़रूरत हुआ वो, प्लस में कॉन्वेंस इफिशिएंसी, जितना कॉन्वेंस के टाइम पे लॉस हुआ वो। इस तरह से अगर इसका देखा जाए तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी ऑफ कॉन्वेंस इफिशिएंसी। कॉन्वेंस इफिशिएंसी होता है वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड, डिलीवर्ड वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड टू वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय रिजर्वायर या रिवर। जो रिवर से जो फील्ड में गया वॉल्यूम, वो टू द वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय रिजर्वायर, जितना फील्ड में पहुंचा। हम लोग देखे थे यहाँ से अगर रिजर्वायर से मेरा वाटर अगर जा रहा भी, यहाँ फील्ड पहुँचते पहुँचते अगर V हो गया, V1 हो गया, रूट जोन में V2 स्टोर हुआ, तो V1 डिवाइड बाई V इंटू 100, ये हो गया कॉन्वेंस इफिशिएंसी। कॉन्वेंस जो रिजर्वायर से लेकर के फील्ड तक आने में जितना लॉस होता है उसी को बोलते हैं कॉन्वेंस इफिशिएंसी। तो V2 कॉन्वेंस इफिशिएंसी का अगर देखा जाए, कॉन्वेंस इफिशिएंसी को अगर देखा जाए तो इफिशिएंसी कॉन्वेंस इज इक्वल टू V1 बाई V इंटू 100। V1 क्या है? वॉल्यूम डिलीवर टू द फील्ड, और V जो है वॉल्यूम डिलीवर्ड बाई रिजर्वायर, रिजर्वायर से जितना वॉल्यूम आया वो, और फील्ड में जितना गया वो। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं, 4 टर्म देखे हम लोग। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। इसका डिफिनीशन अगर देखना है तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला ये हो गया। इसी तरह से नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है टोटल कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस एक्स्ट्रा लॉस, तो CIR प्लस ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट देखा जाए तो एप्लीकेशन इफिशिएंसी का इसको डिवाइड कर देंगे, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल गया फील्ड में जाने के लिए। कॉन्वेंस इफिशिएंसी में फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई एप्लीकेशन कॉन्वेंस इफिशिएंसी। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है हम लोग का, अगर इफिशिएंसी में अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो इसका ग्रोस सबसे बड़ा होता है, फिर फील्ड होता है, फील्ड ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, उसके बाद कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये याद रखना है सीक्वेंस। सबसे ज़्यादा ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना। इस तरह से मेरा ये 14 नंबर का डिटेल्स देख लिए, 14th नंबर क्वेश्चन का, और ये 13th नंबर क्वेश्चन का। टोटल हम लोग इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि ये हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ग्रोस रिक्वायरमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे ग्रेटर होता है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग था 15th नंबर। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। with the increase in quantity of butter supplied, the yield of most crop। yield जो होता है क्या होता है क्रॉप का, जब हम उसका बटर क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं सप्लाई का, तो इसमें सबसे पहले ये इंक्रीज करता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, तो जो ग्राफ बनता है
इस तरह से बनेगा। दैट मीन्स पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज, दैट इज डी। 15th का डी नंबर हो जाएगा। फिफ्टींथ का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाइड्रोग्राफ क्या है ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम या रन ऑफ एंड टाइम, रन ऑफ और टाइम एक ग्राफ बनता है। बेस टाइम में इसका टाइम रहता है और यहाँ पर मैं रन ऑफ बोल सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में, और ये टाइम रहता है सेकंड में। तो इसका ग्राफ बनता है ये, दैट इज हो गया हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ इज द रिलेशन बिटवीन रन ऑफ एंड टाइम। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया 17 नंबर। इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या कहता है, द पासेस ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो हमेशा जो होता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होता है किसी भी सॉइल का फुल कैपेसिटी होता है वाटर पास करने का, इन्फिल्ट्रेट करने का वाटर। तो इस तरह से पूछ रहा है इन्फिल्ट्रेशन रेट जो रहेगा वो मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, नहीं कैपेसिटी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, हाँ ये हो सकता है। अगर आप सोच सकते हैं इक्वल टू और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, हाँ ये हो सकता है, इक्वल होगा या फिर लेस हो सकता है, इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। इस तरह से मेरा आंसर सी हो गया। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का रेट जो होता है इक्वल होगा या कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्थ ऑफ वाटर required to bring the soil moisture content of a given soil up to its fill capacity is called the depth of water। अभी हम लोग पढ़े थे the depth of water required to bring the soil moisture content of a given soil up to its fill capacity तक लाने के जो ये होता है the depth of water, जितना वाटर का डेप्थ रिक्वायर्ड है, the water depth required to bring the soil moisture content को गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी तक लाने, वाटर का डेप्थ लाने के जो वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं हम लोग सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, जितना हमको वाटर का डिफिशियंसी है। इस तरह से मेरा आंसर हो गया 18th का सी नंबर, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है। हर एक सॉइल के लिए अलग अलग होता है, सब सॉइल का अलग अलग होगा। इन द कांस्टेंट फैक्टर, नहीं ये कांस्टेंट नहीं होता। चेंज विथ टाइम के साथ चेंज हो सकता है, हाँ ये भी सही है। चेंज विथ लोकेशन, ये भी सही है। चेंज विथ बोथ टाइम एंड लोकेशन, हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि टाइम के साथ भी चेंज होता है और लोकेशन के साथ भी चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, नहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है वो होता है, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल या एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉइल, absorption of water by soil is called, absorption जो होता है उसको बोलते हैं सीपेज, जितना सीपेज कर रहा है absorption। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से मेरा 20 का ए आंसर होगा।
मूवमेंट इन्फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। जितना वाटर मूव कर रहा है सॉइल से उसी वाटर को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जो होता है इन्फिल्ट्रेशन हमेशा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, मतलब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, देन द इन्फिल्ट्रेशन रेट अभी बोले थे, इन्फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। तो अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है मतलब मोर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो ये कभी भी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा इन्फिल्ट्रेशन रेट। जब भी होगा तो ये कम होगा। तो इस केस में रेनफॉल अगर ज़्यादा होता है तो ये इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है बराबर हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखते हैं, इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दैट इज बी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट से। इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना भी बढ़ेगा तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं जा सकता कितना भी रेनफॉल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो प्रेसिपिटेशन 4 तरह का होता है, इसमें देख लेते हैं। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन साइक्लोनिक बोल रहा है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हो गया वो साइक्लोनिक हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हो गया वो कॉन्वेक्टिव हो गया, कॉन्वेक्टिव हो गया। और टेम्परेचर बैरियर की वजह से, टोपोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो होता है वो ओरोग्राफिक होता है, ओरोग्राफिक होता है। एक और होता है फ्रंटियल। इसका अगर हम देखें डिटेल्स में तो इसका डिटेल्स में देखा जाए, इसका डिटेल्स में अगर देखा जाए तो प्रेशर डिफरेंस की इसको हम लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको अगर कॉमन लिख जाएगा तो ये साइक्लोनिक, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट टेम्परेचर डिफरेंस का इसका देखा जाए तो इस कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इसको बोलते हैं, लिखा नहीं रहा। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्टिव, ये हो गया ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक। एक होता है मेरा, एक होता है फ्रंटल, फ्रंटल इरिगेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ड्यू टू वार्म एंड कोल्ड एयर मास, ड्यू टू वार्म एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा एयर मास के वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है वो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें इसका 4 तरह का प्रेसिपिटेशन होता है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर, या इसको कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस।
orographic precipitation, it is occurred due to mountain barrier की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको ओरोग्राफिक बोलते हैं। एक होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, इट इज़ ए टाइप ऑफ साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। जो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है ये स्पेशल टाइप है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो है ये स्पेशल टाइप है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो है स्पेशल टाइप है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का। ये ड्यू टू होता है वार्म एंड कोल्ड एयर मास की वजह से, और साइक्लोनिक जो होता था वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये कह सकते हैं कि फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन लगभग सेम है, या साइक्लोनिक का ही स्पेशल टाइप है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। रेन गेज हम लोग पढ़े थे। रेन गेज दो टाइप का होता है। पहला होता है रिकॉर्डिंग टाइप। रेन गेज दो टाइप का होता है, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप और दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप, दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप इसमें डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप इसमें डाटा रिकॉर्ड नहीं होता है। ये मेजर किया जाता है मॉर्निंग 8:30 AM पे। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप साइमर रेन गेज होता है और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। इसका जो फॉर्म होता है 120 सेंटीमीटर होता है, 127 mm इसका इस तरह से फॉर्म होता है। सॉरी ऐसा नहीं है, ये हो गया नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का डायमेंशन। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो होता है डायमेंशन 127 mm होता है। ये स्टैंडर्ड है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का। टिपिंग बैकेट, फ्लोटिंग टाइप्स, बैचिंग टाइप, ये सब रिकॉर्डिंग टाइप है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर, साइमर रेन गेज। इसका जो डायमेंशन होता है 127 mm होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेन गेज शुड प्रिफरेबली बी फिक्स्ड। रेन गेज कहाँ फिक्स किया जाता है? ओपन स्पेस में ये हमेशा प्लेस किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका रेन गेज का जो प्लेसमेंट का जो जगह है, रेन गेज शुड बी प्रिफरेबली फिक्स्ड। रेन गेज कहाँ फिक्स किया जाता है? तो ये ओपन स्पेस में फिक्स किया जाता है हमेशा, ताकि सही से प्रेसिपिटेशन का मेजर किया जाए। रेन गेज का यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन मेजर के लिए। रेन गेज दो टाइप का होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग रेन गेज भी बहुत तरह का होता है, जैसे फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, बैचिंग टाइप रेन गेज और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अलाउबल परसेंटेज एरर in the estimate of basic rainfall is E and coefficient of variation of rainfall is CV, then the optimum number of rain gauge। optimum number of rain gauge का एक definition होता है। CV का जो फॉर्मूला होता है optimum number of rain gauge। optimum number of rain gauge का जो फॉर्मूला होगा CV divided by E, where CV is the coefficient of variation और E is the allowable error। E हो गया allowable error और CV हो गया। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा CV इसका होल स्क्वायर होता है। इस तरह से मेरा जो आंसर होगा 25 का C नंबर। रेन गेज का ये होता है नंबर ऑफ रेन गेज। इसमें CV क्या होता है? CV होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइड बाय x बार
सिग्मा n माइनस 1 इंटू 100 ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होता है डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखा जाए, सीवी देख लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। नेक्स्ट अगर देखा जाए एक्स बार का, तो एक्स बार बराबर होता है, ये तो मीन निकालना है, तो एक्स डिवाइड बाई एन। इस तरह से हम लोग देखें, एन का फॉर्मूला हो गया सी बी डिवाइड बाई ई का होल स्क्वायर। सी बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई मीन ऑफ गिवन प्रेसिपिटेशन। तो एन सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से मेजर किया जाता है, सिग्मा डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। एक्स बार कैसे निकालते, ये सिग्मा कैसे निकालते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है अंडर स्क्वायर रूट समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्या कहता है। 26 नंबर मेरा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज यूज टू मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली एरिया। हिली एरिया में कौन सा रेन गेज यूज किया जाता है वो पूछ रहा है। तो हिली एरिया में हम लोग टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज को यूज करते हैं, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेड टाइप है, फ्लोट टाइप है। रिकॉर्डिंग टाइप में जो होता है, रिकॉर्डिंग टाइप में फ्लोटिंग टाइप या ये स्टैंडर्ड होता है या नेचुरल फॉर्म इसको कह सकते हैं, नेचुरल रन गॉज बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप में। फ्लोटिंग टाइप रन गॉज को नेचुरल रन गॉज कहते हैं। वेटिंग टाइप उसी का टाइप एक है। और इस हिली एरिया में हम लोग टिपिंग बैकेट टाइप रन गेज को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम ए वाटर सरफेस इंक्रीज। इवेपोरेशन कब इंक्रीज करेगा, डिफरेंस ऑफ हाइपर प्रेशर बिटवीन वाटर एंड एयर इंक्रीज जब हम वेलोसिटी ऑफ विंड इज डिक्रीज। ये तो सही है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हाइपर प्रेशर बिटवीन वाटर एंड एयर इज इंक्रीज। अगर प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी ऑफ विंड इज डिक्रीज, जब वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक जो है इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलूबल सॉलिड्स वाटर इज डिक्रीज। हाँ, अगर किसी वाटर में कुछ जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है अगर उसको डिक्रीज कर दिया जाए तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इस तरह से मेरा आंसर 1 और 3 हो गया। 1 और 3 देखते हैं सही कौन सा है। आंसर बी। इसमें पहले इसका गलत दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ विंड यहाँ पर अगर डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज रहता, वेलोसिटी ऑफ विंड अगर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, तो ये गलत है। वेलोसिटी ऑफ विंड इज डिक्रीज दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ए 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स 70% वेटनेस इंडेक्स है। इसका मतलब होता है कि 70% वेटनेस है वहाँ पे तो 30% डिफिशियंसी होगा मॉइस्चर का। तो इसमें कह सकते हैं रेन डिफिशियंसी कितना हो गया 30% और 28 का बी। 70% अगर इंडेक्स वेटनेस इंडेक्स दिया हुआ है तो डिफिशियंसी इसमें कितना होगा 100 माइनस 70 इक्वल टू 30, तो 30% रेन डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फ्लोइंग शेप ऑफ वाटर सरफेस विल गिव हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। हम लोग जानते हैं इवेपोरेशन जो होता है किस किस पे डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन हो गया सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो पूछ रहा है सरफेस कैसा रहे जिस पे इवेपोरेशन जो है हाईएस्ट रहे। तो अगर मेरा सरफेस अगर इस फॉर्म में रहेगा
मीन्स कॉन्वेक्स अपवर्ड की फॉर्म में, तो मेरा इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर जो होगा, तो फ्लैट वाटर सरफेस, फ्लैट नहीं, फ्लैट से ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स अपवर्ड। कॉन्वेक्स अपवर्ड देख लेते हैं, कॉन्वेक्स वाटर सरफेस, कॉन्वेक्स वाटर सरफेस दिया हुआ, कॉन्वेक्स वाटर सरफेस दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, 30 नंबर। टू एस्टिमेट द रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट, द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया इज लार्जर फॉर हिली एरिया। ये यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये बता रहा है कि हिली एरिया में क्या रेनगेज स्टेशन ज़्यादा होता है या कम होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि हिली एरिया में जो रेनगेज होता है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं पहले, प्लेन एरिया से देखते हैं। तो प्लेन एरिया में जो मेजर होता है वो 520 किलोमीटर पे, 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एक रेनगेज होता है प्लेन एरिया में। मॉडरेट में देखा जाए तो मॉडरेट में होता है 260 से लेकर के 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक एगो मेजर किया जाता है। और इसी तरह से अगर हिली में देखा जाए तो 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक रेनगेज स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोड है इसका IS, एज पर IS 4987, एज पर 4987 1968, 4987 इसके अकॉर्डिंग जो डाटा दिया जाता है प्लेन एरिया के लिए 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेनगेज दिया जाता है। मॉडरेट पे 260 से 390, 520 प्लेन पे 520, प्लेन एरिया के लिए 520, प्लेन एरिया के लिए 520, मॉडरेट एरिया के लिए 260 से 390 और हिली एरिया के लिए 130, हिली एरिया के लिए 130, हिली एरिया के लिए 130। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एस्टिमेट द रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट, द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया इज लार्जर और हिली एरिया। हिली एरिया के लिए लार्जर होगा, हाँ हिली एरिया में हम लोग 130 पे देते हैं, 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर एक रेनगेज दिया जाता है। तो हिली एरिया में हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। द रेनफॉल क्यों करते हैं, रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टीप, रेनफॉल ग्रेडियंट जो होता है स्टीप होता है हिली एरिया में, इसी वजह से हम लोग रेनगेज जो है वो बहुत नज़दीक में प्रोवाइड करते हैं हिल एरिया में। दैट मीन्स 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे मिनिमम एक देना रहता है। एज पर IS 49, एज पर IS, ये कोड याद रखना, IS 4987 4987 1968, 4987 1968, एज पर 4987 1968 के अकॉर्डिंग जो होता है हिली एरिया में 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर एक रेनगेज प्रोवाइड करते हैं। मॉडरेट एरिया में 260 से लेकर के 390 तक के, और प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक रेनगेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 31 नंबर। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया 30 का आंसर असर्शन रीजन का, ये भी सही है, ये भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या कहता है, 31 नंबर। when surface of transpiration when
बोल रहा when surface of transpiration is submerged under water then potential evaporation is, क्या बोल रहा है, when surface of transpiration, ट्रांसपिरेशन का जो सरफेस है उसको सबमर्ज कर दिया जाए तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होगा, सबमर्ज कर दिया जाए तो इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, मच मोर देन इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, बढ़ गया, पहले से बढ़ जाएगा सबमर्ज करने के बाद। नेक्स्ट को देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अभी हम लोग पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज सी वी इज इक्वल टू सिग्मा n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालते हैं तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेशन रहता है ये सी वी का, तो सी वी बराबर ये हो जाएगा दैट इज ए, 32 का ए। 33 नंबर देखते हैं यूनिट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ का यूनिट क्या होता है, अभी हम लोग देख सकते हैं रन ऑफ का यूनिट जो होता है, ग्राफ बनाते हैं हाइड्रोग्राफ का, हाइड्रोग्राफ इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रन ऑफ। रन ऑफ होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, या डिस्चार्ज का डायमेंशन होता है। तो डिस्चार्ज का डायमेंशन इसमें देख लेते हैं, रन ऑफ सेम होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का डायमेंशन होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड। 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रन ऑफ इंक्रीज विथ, रन ऑफ इंक्रीज कब करेगा, रन ऑफ इंक्रीज, रन ऑफ इंक्रीज, रन ऑफ इंक्रीज विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रन, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रन इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक है कि ये इंक्रीज करेगा, रन ऑफ इंक्रीज विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 क्या है, ये दिया हुआ है 35 दिया हुआ है द एरिया बिटवीन आइसोहेड 45 सेंटीमीटर एंड दो एरिया दिया हुआ है एंड इस दो प्रेसिपिटेशन के बीच का एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, एंड बिटवीन 55 एंड 65 सेंटीमीटर इज 150 स्क्वायर किलोमीटर कह रहा है। तो डेटा निकालने का बोल रहा है द एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन निकालने बोल रहा है टोटल एरिया में 250 स्क्वायर में। तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला जानते हैं, मीन्स मीन प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए, मीन प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए या फिर एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए तीन तरह का फॉर्मूला होता है। पहला होता है अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज प्रेसिपिटेशन। तो इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो पी एवरेज जो होता है वो होता है समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन डिवाइड बाय, इसका मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मतलब मीन निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन। दूसरा होता है थेसन पॉलीगॉन मेथड। थेसन पॉलीगॉन मेथड क्या होता है, तो इसके से अगर निकालेंगे एवरेज प्रेसिपिटेशन तो समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इनटू एरिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल एरिया, ये हो जाएगा थेसन पॉलीगॉन मेथड से प्रेसिपिटेशन निकालने का, समेशन ऑफ पी इंटू ए डिवाइड बाई ए। और तीसरा एक मेथड होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे एक्यूरेट होता है, वो होता है आइसो हेटल मेथड। आइसो हेटल मेथड जो होता है, आइसो हेटल होता है द इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी। आइसो हेटल एक पॉइंट होता है जिसपे इक्वल
रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल डेप्थ को आइसोहेटल पॉइंट बोलते हैं। तो आइसोहेटल मेथड से जो निकालते हैं पी एवरेज, उसका होता है समेशन ऑफ एरिया इंटू P1 प्लस Pn डिवाइड बाई समेशन ऑफ इसका एवरेज इंटू एरिया। समेशन ऑफ ए इंटू P1 प्लस P2, ये 2 पॉइंट का प्रेसिपिटेशन दिया हुआ रहता है, तो उसका एवरेज निकाल करके एरिया से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल एरिया से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से आइसोहेड्रल मेथड से निकालते हैं। तो 3 तरह का हम लोग देखें, 3 तरह का प्रेसिपिटेशन निकालने को होता है। पहला होता है अर्थमेटिक एवरेज मेथड, दूसरा होता है थेसन पॉलीगॉन मेथड, तीसरा होता है आइसोहेड्रल मेथड। अर्थमेटिक एवरेज मेथड से निकालने के लिए सिंपल सा तरीका लगाते हैं। अर्थमेटिक एवरेज मेथड से अर्थमेटिक निकालने के लिए अर्थमेटिक से पी एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा लगाते हैं समेशन ऑफ पी डिवाइड बाय एन, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का दिया हुआ है, तो पहले दोनों का एवरेज निकाल के प्रेसिपिटेशन का दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। दोनों का प्रेसिपिटेशन दिया हुआ 45 प्लस 55, दोनों का एवरेज निकालते हैं तो 45 प्लस 55, तो यहाँ पर ए इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, ये आइसोहेड्रल मेथड से निकालते हैं, प्लस A2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, ओवरऑल डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ एरिया, ये हो जाएगा पी एवरेज निकालने का। तो मेरा दिया हुआ है, पहला में 100 दिया हुआ है एरिया इंटू प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है 45 और 55, 45 प्लस 55 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50, प्लस दूसरा एरिया दिया हुआ 150, प्रेसिपिटेशन दिया हुआ 65 और 55, तो 120 का था 60 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा पी एवरेज जो आ रहा है, एवरेज प्रेसिपिटेशन वो 56 सेंटीमीटर आ रहा है, 56 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 56 सेंटीमीटर कौन सा दे रहा है, सी नंबर, 56 सी नंबर। तो ये आइसोहेड्रल मेथड से हम लोग निकालें। आइसोहेड्रल मेथड से सिंपल निकालनी है इसका, आइसोहेड्रल मेथड यूज करना है। P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है। आइसोहेड्रल मेथड सिंपल फार्मूला से याद रख लेना है। आइसोहेड्रल मेथड का फार्मूला जो होता है P इज इक्वल टू एरिया इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 प्लस A2 P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 ओवरऑल एरिया 1 प्लस A2। सब डाटा दिया हुआ है, सबको फिल करना है, फिल करके निकाल देना है, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट मीटर इज यूज टू मेजर, करंट मीटर को किस चीज़ में यूज करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। करंट मीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ, करंट मीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। इफ़ द रैन बिटवीन 2 PM एंड 3 PM एंड द इंटायर बेसिन एरिया जस्ट स्टार्ट कॉन्सेंट्रेट, जिस पॉइंट पर जस्ट स्टार्ट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, 30 PM पे 3 PM पे 2 PM से स्टार्ट, 3 PM से स्टार्ट करता है वो टू आउटलेट, द टाइम कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 2 PM से 3 PM के बीच में 1 आवर में 60 मिनट, दैट इज डी। 37 का डी। 38 नंबर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 38 नंबर क्या कह रहा है।
The rainfall on 5 successive days were measured as 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm and 20 mm respectively. If the infiltration index दिया हुआ है और the storm loss rate is catchment area earlier estimated as 50 mm per day. इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स कह सकते हैं कि 5 इंडेक्स मेरा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है द टोटल सरफेस रन ऑफ कितना होगा। अगर इसको देखा जाए तो पहला मान लिया जाए 100 है, दूसरा 80 है, तीसरा 60 है, फिर 40 है, फिर 20 है। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स दिया हुआ है मेरा 50, तो 50 पे एक 5 इंडेक्स ड्रा करते हैं। इट इज़ 5 इंडेक्स, ऊपर का जो पार्ट होता है इट इज़ रन ऑफ। तो इसका निकालते हैं इस तरह से, टोटल सरफेस रन ऑफ इज इक्वल टू 100 माइनस 50 प्लस 100 माइनस 80 प्लस 60 माइनस 50 होगा, पाई इंडेक्स 50 दिया हुआ, ये 80 होगा। दूसरा डाटा 80 था, 100, 80 और 60, 60 माइनस 50 प्लस और दिया हुआ 40, तो 40 से नीचे माइनस 50 होगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेट करता है। इस तरह से टोटल जो मेरा आया वो रहा है 100 माइनस 50 50 प्लस 80 माइनस 50 30, 60 माइनस 50 10, टोटल 50 30 80 90 हो गया, 90 mm हो गया। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा 90 mm, दैट इज सी। सिंपल ये निकालना है। 5 इंडेक्स दिया हुआ था इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसको लेस कर देना है गिवन डाटा में। 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, तो ये दोनों कम है, तो इस दोनों को लेस करके ये दोनों से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आता है डाटा वो मेरा सरफेस रन ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का आंसर, 38 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स ए बी सी, 4 स्टेशन पर का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है 700, 1000, 900, 800 में। इफ द स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन एट 3 स्टेशन, स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन ये मिसिंग प्रेसिपिटेशन का केस है। तो मिसिंग प्रेसिपिटेशन में हम लोग मिसिंग प्रेसिपिटेशन का केस है, तो मिसिंग प्रेसिपिटेशन में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रेसिपिटेशन मिसिंग इज इक्वल टू नॉर्मल प्रेसिपिटेशन डिवाइड बाई एन। एन यहाँ पर 3 गो है अंदर में, तो एन तो P1 इंटू N1 प्लस P2 डिवाइड बाई N2 प्लस P3 डिवाइड बाई N3। इस फॉर्मूला पे हम लोग मिसिंग रेनफॉल, मिसिंग प्रेसिपिटेशन का कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं मेरा दिया हुआ क्या क्या है। NX दिया हुआ है, अगर ये NX पॉइंट पे है, X पॉइंट पर का प्रेसिपिटेशन निकालना है, NX को मान लेते हैं हम लोग X पे 700 डिवाइड बाई 3। P1 कितना मान लेते हैं, P1 दिया हुआ है 1000, P तो 1000 तो N1 हो गया, P1 दिया हुआ 100 डिवाइड बाई 1000 प्लस P2 कितना दिया हुआ है 90 डिवाइड बाई नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितना दिया हुआ है 900, 90 बाई 900 प्लस P3 कितना दिया हुआ है 80 डिवाइड बाई नॉर्मल प्रेसिपिटेशन दिया हुआ C पर 800। इसको सॉल्व करते हैं,
तो 700 डिवाइड बाई 3, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इसको और सॉल्व करते हैं तो लगभग मेरा आ रहा है 700 डिवाइड बाई 10 दैट इज 70। आंसर देखते हैं किस में है, ऑप्शन 70 नंबर ए, दैट इज 39 का ए। सिंपल फार्मूला पे हम लोग को बनाना था, ये फार्मूला लगाना है। मिसिंग प्रेसिपिटेशन पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स डिवाइड बाई एन ब्रैकेट P1 प्लस N1 प्लस P2 डिवाइड बाई N2 प्लस P3 N3। इसी प्रेसिपिटेशन को इसको बोलते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड। इस फार्मूला को बोलते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड। एक और होता है अर्थमेटिक मीन मेथड, तो हम लोग निकाले इसको नॉर्मल रेशियो मेथड से। नॉर्मल रेशियो मेथड का फॉर्मूला यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन फॉर अ स्टॉर्म ऑफ ए यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए बेस्ट क्या होता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ मीन्स 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ, 1 सेंटीमीटर रन ऑफ इज कॉल्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन होता है 1/4 होता है, 1/4 ऑफ बेसिन लेंथ, 1/4 ऑफ बेसिन लेंथ। इस तरह से मेरा बी हो गया। 41 का देखते हैं, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ स्टॉर्म may be obtained by dividing ordinate the direct runoff of hydrograph. तो पूछ रहा है क्या, यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ स्टॉर्म may be obtained by dividing the ordinate of the direct runoff हाइड्रोग्राफ में अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ देता है। या इसको कह सकते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ को थोड़ा बहुत जान लेते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। पहला पॉइंट तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में ये देखें कि 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है जो 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से लेकर के 5000 किलोमीटर स्क्वायर 5000 एरिया पर वैलिड होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो वैलिड होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो वैलिड होता है 2 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 5000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें एक एजम्पशन होता है, टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स तो इम्पोर्टेंट एजम्पशन है यूनिट हाइड्रोग्राफ का। यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट रन ऑफ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट रन ऑफ हो गया तो इसमें से हम बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो गया तो ये मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। बेस फ्लो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाता। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला केस होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना बेस फ्लो को। उसके बाद इसका जो डायरेक्ट रन ऑफ हो गया उसको एरिया से डिवाइड कर देता है तो सिंपल फॉर्म में सेंटीमीटर फॉर्म में आ जाता है। लास्ट स्टेप होता है इसको ऑर्डिनेट निकालने के लिए, ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बराबर ऑर्डिनेट ऑफ, इसको ब्लैंक करके निकालते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ divided by volume of direct runoff. Ordinate of
डायरेक्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई डायरेक्ट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। इस तरह से मेरा ऑप्शन हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कैन बी यूज टू इवेलुएट द हाइड्रोग्राफ स्टॉर्म। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए कैन बी यूज टू अवेलेबल, ये किसी भी ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी। 43 देखते हैं एस हाइड्रोग्राफ। एस हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इसको सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ जब वैसा हाइड्रोग्राफ जो कंटिन्यूस रेनफॉल जो है कंटिन्यूस रेनफॉल एट कांस्टेंट रेट, जब रेनफॉल किसी कंटिन्यूस रेनफॉल होता है कांस्टेंट रेट से इनफाइनाइट पीरियड के लिए, तो जो कर्व बनता है उसको एस कर्व बोलते हैं। इसको कह सकते हैं कि ये मेरा डिस्चार्ज हो गया, ये टाइम हो गया। अगर किसी कांस्टेंट रेट के लिए एक इनफाइनाइट टाइम तक जाता है और ये कांस्टेंट हो गया, इस की तरह से कर्व फॉर्म होता है, इसीलिए इसको एस कर्व कहते हैं या एस हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है एस कर्व इज ए हाइड्रोग्राफ दैट प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूस इफेक्टिव रेनफॉल एट ए कांस्टेंट रेट फॉर इनफाइनाइट पीरियड। किसी इनफाइनाइट पीरियड के लिए कांस्टेंट रेट एट इनफाइनाइट पीरियड। कांस्टेंट रेट प्लस इनफाइनाइट पीरियड के लिए। इसका ग्राफ भी दिखा दिए, इस तरह से ग्राफ बनता है, तो एस फॉर्म बनता है, इसीलिए इसको एस कर्व नाम है। ये रन अप हो गया, ये टाइम हो गया। टाइम यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाता है लेकिन कांस्टेंट रेट से होता है, इसीलिए इसको तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस कर्व इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, लॉन्गर ड्यूरेशन और शॉर्टर ड्यूरेशन। हाँ, दोनों हो सकता है इसमें, तो इस तरह से आंसर मेरा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आर स्टैक्ड बाय 4 आवर, 2 है, इफ 2 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 2 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, आर स्टैक्ड बाय 4 आवर एंड एडेड ग्राफिकली अगर ऐड करते हैं तो जो इसका टाइम होगा 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 आवर एंड 20 mm। 2 को है तो 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 8 आवर एंड 2 सेंटीमीटर, दैट इज 20 mm, दैट इज डी। 45 का कहता है अकॉर्डिंग टू डिक्कन फार्मूला एस्टिमेटिंग द फ्लड पीक डिस्चार्ज। अच्छा, डिक्कन फार्मूला क्या होता है, डिक्कन फार्मूला जो होता है पीक डिस्चार्ज निकालने का एक फार्मूला है, जो CD × A 3/4 होता है। CD इज अ डिक्कन कांस्टेंट। एक होता है रेफ फार्मूला, रेफ्स फार्मूला, तो QP = C रेव A 2/3 होता है। और एक होता है इंग्लिश फार्मूला निकालते हैं तो Q इंग्लिश से अगर निकालते हैं तो ये लगभग होता है 120 123 124 120 123 √A।
इसको साफ करके अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले डिक्कन कांस्टेंट ये हो गया, तो आंसर तो इसका ये हो गया। डिक्कन ये होता है, डिक्कन ये होता रेप्स, और अगर अंडरस्कोर प्रोपोर्शनल देखा जाए तो ये होता है इंग्लिश। टोटल फार्मूला अगर देखा जाए तो ये 123√A, हाँ ये जो होता है डिक्कन फार्मूला नॉर्थ रीजन के लिए वैलिड होता है। डिक्कन फार्मूला जो होता है नॉर्थ पार्ट के लिए वैलिड होता है। रेप्स फार्मूला जो होता है साउथ पार्ट के लिए वैलिड होता है। और इंग्लिश फार्मूला जो होता है वो वेस्टर्न घाट के लिए फार्मूला होता है, वेस्ट घाट के लिए, वेस्टर्न घाट के लिए वैलिड होता है। तो इंग्लिश फार्मूला प्लस वेस्टर्न घाट, रिप्स फार्मूला साउथर्न पार्ट, डिक्कन फार्मूला नॉर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड रिकरेंस इंटरवल में रिलेशन। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है 1/t होता है टाइम इंटरवल का, रिकरेंस इंटरवल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। यहीं पे और कुछ फार्मूला है, जैसे में एक क्यू होता है नॉन अकरेंस बराबर होता है 1 - p। एक होता है रिस्क निकालना है 1 - q⁴ n, ये हो गया रिस्क। तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। p 1/t, p जो होता है प्रोबेबिलिटी का 1/t, q निकालना है 1 - p, रिस्क निकालना है तो 1 - q⁴ n। q जो होता है नॉन अकरेंस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, एंड एक r होता है रिस्क होता है 1 - q⁴ n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। ट्रांसमिसिबिलिटी t से इंडिकेट करते हैं। t बराबर होता है k × d, वेयर k द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, d इज द डेप्थ ऑफ एक्वेफर का थिकनेस होता है d, और k होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। इस तरह से अगर देखा जाए तो k का जो डायमेंशन होता है सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, और थिकनेस का जो डायमेंशन होता है एक्वेफर थिकनेस का वो सेंटीमीटर में मान लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, दैट मीन्स L² T - 1 किस में दिया हुआ है L² T - 1, दैट इज C 47 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, if D is the depth of aquifer through which water is flowing, then the relationship between permeability and transmissibility। अभी हम लोग देखें ट्रांसमिसिबिलिटी बराबर क्या होता है k × d, दैट इज A, 48 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, आर्टेशियन एक्वीफर इज द वन वेयर वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन। आर्टेशियन एक्वीफर क्या होता है, आर्टेशियन एक्वीफर होता है जो वाटर जो है दो के बीच में, इम्परविशियर के बीच में फिल रहता है। इस तरह से वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा। तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। आर्टेशियन एक्वीफर जो है दो गो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 50, ए डीप बेल क्या होता है, इज ऑलवेज डीपर देन शैलो बेल, हैज मोर डिस्चार्ज देन शैलो बेल। ये ऑलवेज नहीं होता है, मतलब
में भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस तरह से इसको ये नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन जो डिस्चार्ज जो है हमेशा ग्रेटर होता है। ए डीप बेल हैज मोर डिस्चार्ज दैन शैलो बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मल्टीपल रिजर्वायर इज वन बीच। मल्टीपल रिजर्वायर क्या होता है? मल्टीपल मीन्स मल्टीपल पर्पस के लिए बनाया जाए, मल्टीपल काम आए। ए प्लान एंड कंस्ट्रक्ट टू सर्व द वेरियस पर्पस। हाँ, तो ये डिजाइन फॉर वन पर्पस नहीं, इसका पर्पस ही अलग होता है, मल्टीपल पर्पस के लिए बना जाता है और इसका प्लान सर्व मल्टीपल पर्पस में यूज किया जाता है। तो इस तरह से आंसर हो गया 51 का बी। 52 नंबर देखते हैं, 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूजफुल स्टोरेज। यूजफुल स्टोरेज क्या होता है? यूजफुल स्टोरेज, मान लिया ये मेरा रिजर्वायर है, ये मेरा टॉप लेयर है, ये मेरा नॉर्मल लेयर है, ये मेरा मिनिमम लेयर है, ये फ्लड लेवल हो गया, ये मेरा नॉर्मल लेवल हो गया, ये मिनिमम लेवल हो गया। तो ये पूछ रहा है द यूजफुल स्टोरेज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन रिजर्वायर बिटवीन। यूजफुल नॉर्मल और मिनिमम के बीच में जो होता है उसी को बोलते हैं। तो यूजफुल स्टोरेज मिनिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल। तो यूजफुल स्टोरेज इज द मिनिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल, दोनों के बीच का जो हो गया वो यूजफुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल के नीचे जो वाटर होता है उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं, दैट इज डेड स्टोरेज। वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर में हो गया मैक्सिमम नॉर्मल, ये हो गया मिनिमम, और मिनिमम के नीचे जो हो गया ये डेड स्टोरेज हो गया, तो इस तरह से 53 का बी। 54 का देखते हैं, फॉर ए फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है? इफेक्टिव स्टोरेज होता है यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज, माइनस होगा वैल्यू स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज। तो 54 का डी। 55 देखते हैं, ट्रैप इफिशिएंसी। ट्रैप इफिशिएंसी होता है ट्रैप करने का एफिशिएंसी, इट इज़ द इनफ्लो ऑफ, इट इज़ द ट्रैप इफिशिएंसी जो होता है कैपेसिटी बाई इनफ्लो, रेशियो से निकाला जाता है, तो ट्रैप इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी एंड इनफ्लो के बेस से इसको निकाला जाता है ट्रैप इफिशिएंसी में ट्रैप करने कितना उसमें से को कचरा वगैरह जो है उसमें ट्रैप किया जा रहा है, तो ट्रैप इफिशिएंसी इनफ्लो से निकलता कैपेसिटी एंड इनफ्लो का रेशियो, दैट इज ए। 56 का देखा जाता टोटल कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, द टोटल कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, टोटल कैपेसिटी यह हुआ 25 मिलियन क्यूबिक मीटर एंड डेड स्टोरेज 5 मिलियन क्यूबिक। इफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट जो हो रहा है 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, मतलब देन द यूजफुल ऑफ द रिजर्वायर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। यूजफुलनेस जो है कब रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम लोग देखे थे, ये मान लिया जाए यहाँ तक ये लाइन यूजफुल का है, यहाँ से यूजफुल का है, नीचे डेड स्टोरेज होता है या सेडिमेंट या डिपॉजिट होगा। ये बोल रहा है कि एक साल में 0.1 क्यूबिक मीटर जो 1 मिलियन क्यूबिक जो है डेड स्टोरेज हो रहा है, 0.1 मिलियन डेड स्टोरेज हो रहा है, 0.1 मिलियन क्यूबिक हो रहा है। तो मेरा यूजफुलनेस जो है इसको कब इफ़ेक्ट करना शुरू करेगा? तो इसको इफ़ेक्ट करना, इसका जो स्टोरेज अगर मान ली एक साल में इतना हुआ, एक साल में अगर इतना होता है तो टोटल जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद ही जो है सेकंड पार्ट में ये डिपॉजिट होना शुरू करेगा। तो ये फुल कब होगा? जब एक साल में
एक साल में मेरा डिपॉजिट जो हो रहा है 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर हो रहा है, तो 5 मिलियन क्यूबिक मीटर टोटल डेड स्टोरेज का कैपेसिटी है। तो 5 कितना होगा, तो 0.1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो डेड स्टोरेज का कैपेसिटी 0 हो जाएगा और वो यूजफुलनेस को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो एक्स बराबर यहाँ से देखा जाए तो 50 ईयर में मेरा जो है डेड स्टोरेज जो है वो पूरा सेडिमेंट से फिल हो जाएगा। उसके बाद ये यूजफुलनेस को इफेक्ट करना शुरू कर देगा, तो इस तरह से इसका ऑप्शन देख लेते हैं 50 ईयर, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, द फोर्स विच आर कंसिडर्ड for the analysis of elementary profile